next topic is orientation of molecule in electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में मॉलिक्यूल्स को रखते हैं तो किस तरह से क्या ओरिएंटेशन रहता है, एंड दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड बाय डिबाय, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिबाय इक्वेशन. तो हम दो तरह के मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट की कल्पना करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल इस तरह से रैंडमली अरेंज है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है. तो ये जो है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कोई एब्सेंस नहीं है, तो यहाँ कोई भी किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. इसकी वजह से क्या होगा, जो माइग्रेशन है मॉलिक्यूल का वो कैसे होगा, थर्मल माइग्रेशन, या हम क्या कहेंगे इसको, तापीय मूवमेंट. जो भी मॉलिक्यूल आपस में मूव कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, टेम्परेचर के फैक्टर से. और आपको पता है कि अगर टेम्परेचर इतना कम कर दी जाए -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको किलो केल्विन कहते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में मॉलिक्यूल का किसी भी तरह का माइग्रेशन नहीं होगा. जैसे जैसे मॉलिक्यूल को हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है, तो मॉलिक्यूल का करने लग जाता है, माइग्रेट करने लग जाते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं. तो ये जो पहली फिगर है ये शो कर रही है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरह का कोई भी ओरिएंटेशन नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर रैंडमली अरेंज है. अब सेकंड है, सेकंड जो आप देखिए ये एक पर्टिकुलर वेक्टर इसके अंदर फॉर्म हो रहा है. यहाँ पर जो ओरिएंटेशन हो रहा है मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर अरेंज तरीके से हो रहा है. सो बी जो है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों डायग्राम को देखो, दोनों डायग्राम आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है. सपोज दिस एंगल थीटा, पहले और दूसरे में आपको क्लियरली अंतर नजर आ रहा है. तो पहले के अंदर तो किसी भी तरह का जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज्ड है. सेकंड में क्या, थर्मल मोशन के साथ साथ जो है डायपोल क्रिएशन भी है, और क्योंकि इसके अंदर हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो मॉलिक्यूल प्रॉपर्ली अरेंज्ड है. ठीक है, जब कंडेंसर प्लेटों के मध्य स्थित अपन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इसके अंदर जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल का वो थर्मल एज वेल एज इलेक्ट्रिक दोनों के कारण होता है. ठीक है, सपोज डायपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज म्यू. हम जो मॉलिक्यूल का जो डायपोल मूवमेंट है उसको किससे इंडिकेट कर रहे हैं, म्यू से. म्यू क्या है, डायपोल मूवमेंट, डायपोल या द्विध्रुव जो भी इसका अवगुण है इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो क्या करेंगे हम, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ध्रुवीय कोण dw में ध्रुवीय अणुओं की संख्या AdW. इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो सॉलिड एंगल है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो सॉलिड एंगल में ध्रुवीय कण, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड एंगल इज dW एंड dW में अणुओं की संख्या कितनी होगी, AdW. क्लियर. सेकेंडली A इज ए कांस्टेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. यदि म्यू क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, का अणु इस प्रकार अरेंज है कि उनकी एक्सिस विद्युत क्षेत्र जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया F के साथ थीटा एंगल बनाता है, थीटा कोण बनाता है, तो अणु की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी म्यू किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी म्यू ऑफ मॉलिक्यूल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय U equal to minus mu f cos theta. U equal to minus mu f cos theta. ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल. क्या बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूल या अणु की स्थितिज ऊर्जा. इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, U equal to minus mu f cos theta. ठीक है, इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1. विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण म्यू cos थीटा होगा. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अगर हम ये इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करें और ये है आपका फील्ड अप्लाइड F. क्लियर. तो इस केस में जो एंगल होगा दिस इज द थीटा. तो वैल्यू क्या होगी इसकी, F जो इलेक्ट्रिक फील्ड है म्यू cos थीटा. विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत आघूर्ण कितना होगा, म्यू cos थीटा होगा. म्यू cos थीटा लिखा हुआ है इसके अंदर. म्यू cos थीटा क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. म्यू cos थीटा डायपोल मूवमेंट कहाँ का, इन द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज है और इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो ठोस एंगल है, सॉलिड एंगल DW है, ठीक है, मैं अरेंज्ड जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है इट इज गिवन एज Dn। सो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in a solid angle is given by the formula Dn equal to AE minus U upon KT into dW। तो K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, U क्या पोटेंशियल एनर्जी, dW क्या है, सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। A कांस्टेंट है, मैंने बता दिया था, E एक्सपोनेंशियल टर्म है। अब हम क्या करेंगे, तो U की वैल्यू थी, U क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी, माइनस F cos थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ U फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 से U का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, Dn इक्वल टू, आप देखें Dn इक्वल टू A इंटू E म्यू F cos थीटा अपॉन KT। U की जगह क्या आ गया यहाँ पर, म्यू F cos थीटा। म्यू F cos थीटा कहाँ से आया, समीकरण 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से, अपॉन KT इंटू DW। अब हम इस इक्वेशन को क्या नाम देंगे, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। यहाँ A क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कुल अणुओं की संख्या 0 to 2 पाई के बीच में हम क्या करेंगे, अवकलन करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टर्म्स का Dn इक्वल टू हम किसके टर्म्स में 0 to 2 पाई के बीच में अवकलन में इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, AE म्यू F cos थीटा अपॉन KT इनटू DW। ठीक, कुल औसत द्विध्रुव आघूर्ण, टोटल जो एवरेज डायपोल मोमेंट है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 0 to 2 पाई, ये AE म्यू F cos थीटा अपॉन KT म्यू cos थीटा इनटू DW डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, AE म्यू F cos थीटा अपॉन KT इनटू DW। इस तरह से हम जो एवरेज डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन के अंदर क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन के अंदर जो म्यू F अपॉन KT है, ठीक है, ये जो टर्म है म्यू F, ये वाली म्यू F अपॉन KT, एक सेकंड यहाँ पे देखें, दिस इज म्यू F और KT। तो म्यू F अपॉन KT की जगह हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, यहाँ पर cos थीटा की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर t रखेंगे, और जो dw है ना, dw 2 पाई sin थीटा d थीटा, इसकी जगह रखेंगे हम 2 पाई dt। तो ये इक्वेशन अब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, नाउ दिस इक्वेशन इज चेंज इनटू म्यू इंड्यूस इक्वल टू म्यू प्लस 1 माइनस 1 के बीच में इंटीग्रेशन होगा t इंटू ई की पावर t इंटू एक्स डी टी। बात समझ में आ गई, x इक्वल टू क्या था, म्यू F अपॉन KT था, और t इक्वल टू क्या था, यहाँ पे आप देखें cos थीटा। सो इसी तरह से हमने जो 0 to 2 पाई A म्यू F cos थीटा अपॉन KT DW, इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, माइनस 1 प्लस 1 e dx इंटू dt। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब हम इसको नीचे ले आएंगे, म्यू को, म्यू इंड्यूस्ड अपॉन म्यू, ये आगे यहाँ पर, ये इसको यहाँ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू इंड्यूस्ड अपॉन म्यू दिस इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1 t इंटू e dx dt डिवाइडेड बाय e dx dt। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, तो x इक्वल टू क्या होता है, x की वैल्यू क्या थी और t की वैल्यू क्या थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, t इंटू ये वाला जो है e dx dt, इसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू है इज e x माइनस e माइनस x अपॉन x माइनस e x है ना, माइनस e की पावर माइनस x अपॉन x स्क्वायर। इसको, ये इसका सोल्यूशन है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज द t e dx dt, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, सो दिस इज द e x माइनस e माइनस x। अब क्या करना है हमें, पुट द वैल्यू ऑफ दिस इज अपॉन x, दिस इज अपॉन x। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ 9 एंड 10 इन इक्वेशन नंबर 8। 9 और 10 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 8 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 8 में पुट करने के बाद ये जो म्यू इंड्यूस्ड अपॉन म्यू वाली इक्वेशन थी, क्या आया, ex e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cot x माइनस 1 अपॉन x। कि cot x माइनस 1 अपॉन x, ये जो टर्म है इसको हम लिखते हैं lx। lx क्या बोलते हैं, लैंगिन फंक्शन। lx क्या है, लैंगिन फंक्शन। ठीक है, यदि x का मान 1 से बहुत कम हो, x की वैल्यू जो 1 से बहुत कम हो,
1/3x। ठीक है, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 10। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 11 और 12 से हमें पता है कि म्यू इंड्यूस इक्वल टू क्या होगा 1/3 म्यू एक्स। ठीक है, अब हम म्यू इंड्यूस इक्वल टू 1/3 म्यू एक्स, एक्स जो हमने पहले रखा था म्यू एफ अपॉन के टी, याद है शुरुआत में जब हमने एक्स लिया था, एक्स क्या था म्यू एफ अपॉन के टी, वापस हम एक्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर म्यू एफ अपॉन के टी, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया म्यू आर इंड्यूस इक्वल टू 1/3 म्यू इनटू म्यू एफ अपॉन के टी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आ जाएगा म्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू म्यू स्क्वायर अपॉन 3 के टी इंटू एफ, ये हो गया इक्वेशन नंबर 13। ठीक, अगर हम इसके अंदर ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की बात करते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो ध्रुवण था पोलराइजेशन था वो 3 तरीके से था, उसमें एक ओरिएंटेशन भी था, एक इंड्यूस तरीके से था, एक परमानेंट डायपोल की वजह से था। तो हमने थे ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जिसको हमने इंडिकेट किया अल्फा एच, तो अल्फा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू इंड्यूस्ड अपॉन एफ। अब हमें क्या करना है, इसमें पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इंड्यूस्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13 से आप म्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर अपॉन 3 के टी अपॉन एफ डिवाइडेड बाई एफ, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 14। तो इसमें क्या चेंज आया, इक्वेशन नंबर 14 के अंदर आप एफ से एफ कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, so now orientation polarization is now converted into alpha h equal to mu square upon 3 k t। तो f से f गया यहाँ पर, तो क्या हो गया alpha h equal to finally alpha h equal to mu square upon 3 k t। तो फाइनली हमें क्या मिला, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की वैल्यू अल्फा इक्वल टू म्यू स्क्वायर अपॉन 3 k t। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 14, ये 13 थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 14। क्लियर, तो ये काफी लेंदी या कह सकते हैं काफी बड़ी कैलकुलेशन है इसके अंदर, ओरिएंटेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज गिवन बाय डेबाय। ठीक है, सो हम माने कि अणु की जो संपूर्ण ध्रुवता है, कंप्लीट पोलराइजेशन है, जिसको हमने अल्फा से इंडिकेट किया था, वो दो टर्म्स का एडिशन अल्फा डी प्लस अल्फा म्यू। तो अल्फा इक्वल टू क्या है यहाँ पे अल्फा टोटल पोलराइजेशन किसका अल्फा डी प्लस अल्फा म्यू। अल्फा इज अ टोटल पोलराइजेशन कंप्लीट ध्रुवण। अल्फा म्यू का जो वैल्यू है वो म्यू स्क्वायर अपॉन केटी से रखो यहाँ पर, म्यू स्क्वायर अपॉन केटी से रखने के बाद इक्वेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी अल्फा इक्वल टू अल्फा डी प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 3 केटी, ये आ गया। तो ये हो गया टोटल पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक फील्ड। जो क्लासिस-नॉसेटी इक्वेशन हमने इससे पहले डिराइव की थी उसको हमने देखा था कि अल्फा म्यू को डेरिवेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि यह माना गया था कि जो अल्फा एच है, क्यों नहीं इंक्लूड किया था, ये डाइलेक्ट्रिक अणु के अंदर जो होता है परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होता, इसलिए उन्होंने अल्फा एच को इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन इसके अंदर डिबाई के इक्वेशन के अंदर से टोटल पोलराइजेशन दिया है, इसने अल्फा डी के साथ साथ अल्फा एच को भी इंक्लूड किया है। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। सो नाउ दिस इक्वेशन इज फाइनली रिप्रेजेंट द माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज डेबाय इक्वेशन। ठीक है, तो हो गया आपकी कंप्लीट डेबाय इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू क्लासिस इक्वेशन जो हमने अभी इससे पहले ड्राइव की थी, Pn इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस 2 इनटू m अपॉन रो इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई अल्फा डी एन अल्फा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन थी इसके अंदर क्या नहीं इंक्लूड किया था, अल्फा एच इंक्लूड नहीं था। अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा एच की वैल्यू इंक्लूड कर देंगे। तो नाउ दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू Pm इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस 2 इनटू m अपॉन रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, m इज द मॉलिक्यूलर मास, इज इक्वल टू 4/3 पाई n, है ना। अभी जो वैल्यू थी अल्फा की, अल्फा डी प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 3 के टी, हमने ऐसे यहाँ पर रख दी। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 16। तो अब हमने क्या किया, क्लासिस इक्वेशन के अंदर अल्फा जो था, अल्फा की जगह हमने क्या इंक्लूड कर दिया अल्फा डी प्लस अल्फा एच, मींस कंप्लीट पोलराइजेशन ले लिया, जिसको जो कि क्लासिटी इक्वेशन ने अल्फा एच को इग्नोर किया था। सो नाउ दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू Pm एप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन प्लस 2 Dm m अपॉन रो, वॉल्यूम हो गया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम। तो Dm वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई n अल्फा डी प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 3 के टी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 17। ठीक है, तो ये
ये इक्वेशन 16 एंड 17 है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिबाय इक्वेशन। तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ डिबाय इक्वेशन, या हम इसको बोल सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों ही डेरिवेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ी है, आप इसको अच्छी तरह समझिए।